प्रिय विद्यार्थी, जैसा कि आप जानते हैं आपका फर्स्ट पेपर पैलेंटोलॉजी में अपना टॉपिक फॉसिल्स के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। उसी में पीछे की क्लासों में वीडियो में हमने फॉसिल्स को डिफाइन करते हुए इंडेक्स फॉसिल्स के बारे में जानने का प्रयास किया। साथ ही हमने फॉसिल्स के जियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की और साथ के साथ फॉसिल्स के प्रिजर्वेशंस के यानी फॉसिल्स के बनने के जो कंडीशंस हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। तो इससे जस्ट पीछे की जो क्लास थी, जो पिछला जो वीडियो था, उसमें हमने जीवाश्मों के परिरक्षण की बात की थी, प्रिजर्वेशन ऑफ फॉसिल्स की हमने बात की। उसमें हमने इसेंशियल्स ऑफ फॉसिलाइजेशन यानी जीवाश्म बनने की क्या परिस्थितियां होना आवश्यक है उसके बारे में हमने इससे पहले की क्लास में हमने प्रयास किया था। उसमें हमने ये कहा था कि मुख्य रूप से 3 ऐसी परिस्थितियां हैं जो कम से कम जरूरी हैं किसी भी जीवाश्म को बनने के लिए। उसके लिए हमने कहा कि सबसे पहले तो उस जीव का जिसका जीवाश्म बनना है उसके स्केलेटन का होना जरूरी है या उसका शरीर किसी न किसी हार्ड पार्ट से जरूर बना हुआ हो, कठोर भाग से जरूर बना हो, अस्थि पंजर से जरूर बना हो या कवच से बना हुआ होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मांसल भाग तो नष्ट हो जाता है लेकिन जो हार्ड पार्ट है वही प्रिजर्व होकर फॉसिल बनाता है। दूसरी हमने इसकी कंडीशन बताई थी कि उसका किसी भी सेडिमेंट में या रॉक में दबना आवश्यक है, उसका बरीड होना आवश्यक है। जब तक वो किसी भी सेडिमेंट में या रॉक में दबेगा नहीं तब तक उसका जीवाश्म बनना संभव नहीं है। तीसरी हमने इसकी कंडीशन की बात की थी, उसका फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन जो है उस स्केलेटन का वो होना जरूरी है, यानी उसका भौतिक एवं रासायनिक संगठन क्या है उस अस्थि पंजर का या उस स्केलेटन का वो जरूरी है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो प्राणियों का जो स्केलेटन है वो एक कड़े पदार्थ से बना होता है जिसको हम काइटिन कहते हैं। काइटिन का बना होता है। और ये काइटिन क्या होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट और फॉस्फेट इनसे मिलके बनता है ये, जिसकी वजह से ये हार्ड होता है। और जब डिकम्पोजिशन की बात जिस समय होती है उस समय ये धीरे धीरे ये जो स्केलेटन है वो इसका कैल्शियम कार्बोनेट और फॉस्फेट वो धीरे धीरे डिकम्पोज होकर और फिर वो प्रिजर्व होकर और फॉसिल्स बनाता है। तो ये तो बात हुई इसेंशियल्स की। आगे हम चर्चा करेंगे कि मोड ऑफ फॉसिलाइजेशन क्या है या मोड ऑफ प्रिजर्वेशन क्या है, यानी जीवाश्म बनने की ऐसी कितनी विधियां हो सकती हैं, किस किस प्रकार से जीवाश्म बन सकता है, कौन कौन से प्रोसेस से होकर वो गुजरे कि उसका जीवाश्म बने। उसको हम कहते हैं मोड ऑफ फॉसिलाइजेशन या जीवाश्मों के बनने की विधियां, या हम उसको जीवाश्मन भी कहते हैं। तो जब हम मोड ऑफ फॉसिलाइजेशन की बात करेंगे तब उसमें हमारे कई सारे बिंदु हैं, कई सारे पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर कोई भी जीवाश्म बनेगा। उसमें सबसे पहला बिंदु जो है पॉइंट हमारा, हम बात करेंगे अनअल्टर्ड रिमेन्स या अपरिवर्तित संपूर्ण अवशेष। जैसे कि ये नाम से इंगित हो रहा है, अपरिवर्तित संपूर्ण अवशेष या अनअल्टर्ड या अनचेंज्ड रिमेन्स। यानी इसका मीनिंग ये है कि किसी भी प्राणी का
संपूर्ण शरीर, उसमें मांसल भाग भी हो और कठोर भाग भी हो, वो दोनों भाग यानी कि पूरा का पूरा शरीर ही यदि प्रिजर्व हो जाए, परिरक्षित हो जाए, तो उससे बनने वाला जीवाश्म, वो कैसे संभव है कि पूरा का पूरा शरीर ही, और जीवाश्म बनने में 5, 10, 20 महीने या दिन या वर्ष, इसकी हम बात नहीं करेंगे। जीवाश्म का मतलब यह है कि हजारों लाखों वर्षों तक यदि वो किसी भी रॉक में या किसी भी सेडिमेंट में यदि दबा रहता है, प्रिजर्व रहता है नेचुरली, तो तभी हम उसको जीवाश्म कहते हैं। तो ऐसे कैसे संभव है कि पूरा का पूरा शरीर ही प्रिजर्व हो जाए? ये तभी संभव हो सकता है जब कोई भी जीव या जिसका कि जीवाश्म बनना है, उसका संपूर्ण शरीर यदि निरंतर बर्फ में दब के रहा, बर्फ में दबा रहे, आइस में दबा रहे, तभी जो है उसका संपूर्ण अवशेष हमको मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियों में प्राणी के शरीर बिना किसी परिवर्तन के संपूर्ण रूप से परिरक्षित हो जाते हैं। और ये संपूर्ण रूप से कब होंगे? ये होंगे पोलर रीजन्स में, ध्रुवीय प्रदेशों में, जहां बर्फ लाखों करोड़ों वर्षों तक जमा रहता है। ये प्रदेश एक प्रकार के प्राकृतिक शीत संग्रहागार है। इन्हीं ही प्रदेशों में अनेक ऐसे उदाहरण मिले हैं जहां प्राणी के अस्थिपंजर के साथ साथ देह का संपूर्ण मांसल भाग भी अपनी मूल स्थिति में परिरक्षित पाया जाता है। और ये तभी संभव है जब प्राणी का शरीर लगातार हिम के नीचे दबा रहे, ये तभी संभव है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है अल्टर्ड रिमेन्स का, वो है वुली मैमोथ्स। जो वुली मैमोथ्स हैं, ये इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं, जो साइबेरिया रीजन में, साइबेरिया में इस प्रकार के वुली मैमोथ जो है पाए जाते हैं। यानी यदि संपूर्ण शरीर, संपूर्ण अवशेष हमें मिलता हो तो हम उसको अल्टर्ड रिमेन्स कह सकते हैं। दूसरा जो है वो है अनचेंज्ड स्केलेटन, अपरिवर्तित अस्थिपंजर। यानी अस्थिपंजर में या हार्ड पार्ट जो है वो प्रिजर्व हो, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो। तो अपरिवर्तित संपूर्ण अवशेषों की अपेक्षा ऐसे एग्जाम्पल हमको ज्यादा मिलते हैं जिनमें मांसल भाग तो नष्ट हो जाता है, किंतु जो उसका स्केलेटन है या अस्थिपंजर जो है वो बिना किसी वास्तविक परिवर्तन के परिरक्षित मिलता है। मृत्यु के बाद जैव पदार्थों के नष्ट होने के बाद अस्थिपंजर में प्रायः कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। तो इसमें इसका एग्जाम्पल यदि हम देखें तो इंग्लैंड के जो प्लायोसीन्स हैं, प्लायोसीन्स में हमें इस प्रकार के, प्लायोसीन्स में इस प्रकार के हमको अवशेष देखने को मिलते हैं। तो जब हम अनअल्टर्ड या अनचेंज्ड स्केलेटन की बात करें, उसमें हम यही कहेंगे कि उसका जो हार्ड पार्ट है या स्केलेटन है वो पूरा का पूरा हमको प्रिजर्व मिलता हो, पाया जाता है। तीसरी बात है वो है पर मिनरलाइज्ड स्केलेटन। पर मिनरलाइज्ड स्केलेटन, देखिए क्या होता है इसमें कि प्राणियों के जो स्केलेटन होते हैं या उसका जो शेल है, कवच या अस्थिपंजर, वो पोरस और परमेबल होता है, यानी पारगम्य और छिद्र युक्त होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब कोई खनिज युक्त जल के संपर्क में वो रहता है स्केलेटन या वो सेल, तो उसमें से
धीरे धीरे क्या होता है कि जो अकार्बनिक पदार्थ हैं उनका डिपोजिशन होना प्रारंभ हो जाता है। और अकार्बनिक पदार्थों में मुख्य रूप से आपका कैल्शियम कार्बोनेट और जो सिलिका है वो उनका निक्षेपण होता है, उनका डिपोजिशन होता है। तो अस्थिपंजर या कवचों के छिद्रों में जब इन पदार्थों का निक्षेपण होता है तो उनके मूल संगठन में जो उनका जो कंपोजिशन है उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उनके भार और उनके साइज, उनके रूप इत्यादि में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि वो पोरस और परमिएबल होता है स्केलेटन, तो जो अकार्बनिक पदार्थ हैं उनका धीरे धीरे उन पोरस या वो छिद्र युक्त जो है उनमें उनका डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। उससे डिपोजिशन होते रहने से उनके कंपोजिशन में तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके साइज में और उनके शेप में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से के परिवर्तन से जिसमें अवशेष कैल्शियम कार्बोनेट या अन्य किसी खनिज के घोल में इम्प्रेग्नेट हो जाता है, उसी को हम परमिनरलाइजेशन कहते हैं। तो इसका उदाहरण आप देख सकते हो कि जो सीरोजोइक रॉक्स में पाई जाने वाली जो फॉसिल्स की जो स्केलेटन्स हैं और मोलस्का के जो शेल हैं वो परमिनरलाइजेशन के अच्छे उदाहरण हैं। फिर हम आगे बात करेंगे जीवाश्मन की जो विधि है उसमें मोल्ड्स एंड कास्ट, सांचा और ढाली। कई बार क्या है कि किसी भी जीवों के जो हार्ड पार्ट है, स्केलेटन है चाहे शेल है, उसकी जो छाप है या उसकी जो प्रिंट है वो हमें किसी भी सेडिमेंट में या रॉक में हमें वो मिलती है। तो उसको भी हम जो है वो जीवाश्मों की श्रेणी में उसको मान लेते हैं। तो कभी कभी प्राणी का अस्थिपंजर केवल मोल्ड एवं कास्ट ही बचा रहता है, इन्हें भी जीवाश्म माना जाता है। कवच या अन्य ठोस अस्थिपंजर यदि किसी नर्म सेडिमेंट जैसे मान लो क्ले इत्यादि में दब जाए और मूल अवशेष किसी प्रकार घुलकर आयोनाइज्ड हो जाए, अपनयित हो जाए, तो इस प्रकार के मूल अवशेष के आकार की गुहिका बची रहती है और इस गुहिका की दीवार पर मूल अवशेष की बाह्य सतह की छाप आ जाती है और इसी छाप को सामान्यतः हम एक्सटर्नल मोल्ड कहते हैं। और बाद में जब परकोलेटिंग वाटर में घुले हुए खनिज इस गुहिका में निक्षेपित हो जाते हैं तो इस प्रकार से जो एक सांचा बनता है उसको हम नेचुरल रेप्लिका कहते हैं। इस प्रकार से जो सांचा बनेगा उसे हम कृत्रिम रेप्लिका कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो मोल्ड एंड कास्ट है यानी कि किसी भी हार्ड पार्ट का की जो छाप है उसको भी हम जीवाश्मों की श्रेणी में लेते हैं। फिर पेट्रिफिकेशन, असमित होना। पेट्रिफिकेशन में क्या होगा कि पेट्रिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्केलेटन या जो सेल है और जो मिनरल वाटर है, खनिज युक्त जल है या अन्य कोई ऐसा कोई सॉल्यूशन है, उनके बीच रासायनिक क्रिया द्वारा ये पेट्रिफिकेशन संभव होती है, जिसमें जो रिप्लेसमेंट है वो मॉलिक्यूल या एटम के हिसाब से होती है। जब खनिज युक्त जल अवशेष के संपर्क में आते हैं तो प्रथम अवशेष का एक अणु या परमाणु घुलकर अपनयित हो जाता है और उसका स्थान खनिज या परमाणु अणु या खनिज का अणु या परमाणु ले लेता है। यानी कि पेट्रिफिकेशन में क्या है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि पेट्रिफिकेशन की प्रोसेस में स्केलेटन या जो शेल है वो जब किसी भी सॉल्यूशन के संपर्क में आता है, चाहे वो मिनरल वाटर हो या और कोई हो, तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो उस सॉल्यूशन में जो मिनरल्स है वो जितना स्केलेटन और सेल के मॉलिक्यूल को हटाएगा उतनी ही जगह खनिज जो है वो अपना स्थान उसमें ले लेगा। तो
इसको हम कहेंगे पेट्रिफिकेशन या अश्मीभवन का ये प्रोसेस कहलाता है। जिन खनिजों द्वारा अवशेषों का रिप्लेसमेंट होता है, प्रतिस्थापन होता है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, पायराइट इत्यादि है। तो पेट्रिफिकेशन की क्रिया में प्रतिस्थापन की इकाई चूंकि अत्यंत सूक्ष्म होती है, इसीलिए मूल अस्थिपंजर के आकार के साथ साथ उसकी सूक्ष्म संरचना भी पेट्रिफाइड फॉसिल्स में परिलक्षित हो जाती है। अगला जो पॉइंट है नेक्स्ट, वो है कार्बोनाइजेशन या कार्बनीकरण। कार्बनीकरण के द्वारा किस प्रकार से फॉसिल्स प्रिजर्व होते हैं। कई प्राणियों का जो एक्सोस्केलेटन है, यानी कि उसके शरीर के बाहर का जो कंकाल है एक्सोस्केलेटन, वो एक विशेष प्रकार के कड़े पदार्थ काइटिन से बना होता है। काइटिन का बना होता है। काइटिन क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट और फॉस्फेट से मिलकर ये काइटिन बनता है। जैसे कि ग्रेप्टोलाइट्स है, तो ग्रेप्टोलाइट के एक्सोस्केलेटन के काइटिन का कार्बनीकरण हो जाता है। तो पेड़ पौधों से कोयले का निर्माण होना भी कार्बनीकरण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। पेड़ पौधों के कार्बनिक पदार्थ का ताप और दबाव के कारण जैसे जैसे डिकम्पोजिशन होता है, यानी अपघटन होता है, तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें वायुमंडल में विलीन हो जाती हैं और कार्बन का अनुपात क्रमशः बढ़ता जाता है। और लास्ट में क्या है कि जो भी कोई प्लांट है वो कार्बन में चेंज हो जाता है। इसके बाद अगला जो मोड है फॉसिलाइजेशन का, वो है इंप्रेशंस, छाप चिन्ह। छाप चिन्ह के लिए आप कह सकते हैं कि प्राणियों के फुटप्रिंट्स तथा पेड़ पौधे एवं पत्तियों और ऐसे प्राणियों की छापें जिनमें कवच या अस्थिपंजर नहीं होता भी रॉक्स में परिलक्षित हो जाती है। और ऐसे छापों की बहुधा महीन अवसादी वाली शिलाएं जैसे मृतिका यानी कि क्ले और शेल आदि रॉक्स में मिलने की संभावना अधिक होती है। क्योंकि क्या है कि ये किसी भी प्राणी के स्केलेटन नहीं होते, लेकिन इनकी जो फुटप्रिंट्स हैं या इनके पदचिन्ह हैं या इनकी कोई छाप है, उसको भी हम जीवाश्मों की श्रेणी में मान लेते हैं, ले लेते हैं। इसके साथ ये जैसे बरोज एंड बोरिंग, बिल भेदन और नलिकाएं। कुछ प्राणी ठोस शिलाओं में बिल अथवा वेधन बनाकर, बिल होल बनाकर रहते हैं। कुछ अन्य अपनी देह के आसपास काइटिन अथवा कैल्केरियस मटेरियल का एक शील्ड बना के रहते हैं। तो इनको भी हम जो है, इन शील्ड को भी हम जीवाश्म मान लेते हैं, क्योंकि जीवों के अवशेष नहीं है, लेकिन इनको भी हम जीवाश्मों की श्रेणी में लेके चलते हैं। उसी के साथ है ट्रेन एंड ट्रैक्स, पद चिन्ह और लीक। नर्म कीचड़ या महीन रेत पर विभिन्न कीट, केंचुए तथा अन्य प्राणियों के रेंगने या चलने के फलस्वरूप उनके पैरों के या शरीर के किसी भाग के चिन्ह बन जाते हैं, जो आगे चलकर प्रिजर्व हो जाते हैं। क्योंकि ये किसी प्राणी के अवशेष नहीं होते, तथापि इनके चलने की या इनके रेंगने की जो प्रतिकृति है, जो छाप है, वो हमें मिलती है। तो उसके आधार पर भी हम इनको जीवाश्म मान सकते हैं, वो हम जीवाश्म मानते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जीवाश्मों के परिरक्षण के लिए शरीर के हार्ड पार्ट का होना बेहद जरूरी है, और कई ऐसे कंडीशंस हैं जिनका होना जरूरी है, जैसे स्केलेटन का होना, उनका बरीड होना, उनके स्केलेटन के फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन का होना बहुत जरूरी है।